नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम भारत में सांप्रदायिक राजनीति के विकास के बारे में जानेंगे। भारतीय राजनीति में मुस्लिम सांप्रदायिकता का उदय 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। 1857 के विद्रोह के पूर्व हिंदू और मुसलमानों में एकता थी। इस एकता को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति का सहारा लेकर हिंदू मुसलमानों के बीच विभेद पैदा करने का प्रयास किया। भारत में राष्ट्रीयता की बढ़ती भावना को देखते हुए अंग्रेजों ने मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1909 के मिंटो मार्ले सुधार योजना द्वारा पहली बार मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधि एवं पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसके बावजूद मुस्लिम लीग प्रथम विश्व युद्ध तक कट्टरपंथी रुख नहीं अपना सकी। प्रथम विश्व युद्ध में कांग्रेस के समान ही मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों के प्रति राजभक्ति प्रकट की। जिन्ना भी कांग्रेस के साथ थे वे 1913 के कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल जो लंदन गया उसमें शामिल थे। 1916 में कांग्रेस लीग समझौता या लखनऊ समझौते ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक दूसरे के निकट ला दिया। परिणाम स्वरूप गांधी और कांग्रेस ने खिलाफत का समर्थन किया, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मतभेद बढ़ते चले गए। 30 सितंबर 1921 को मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस को छोड़ दिया और इसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस के प्रति रुख कड़ा अख्तियार कर लिया। 1923 से 1928 के बीच हिंदू प्रतिक्रियावादी और मुस्लिम सांप्रदायिकतावादियों के चलते भारत के विभिन्न भागों में भीषण दंगे हुए, जिस दंगों के कारण लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के प्रश्न पर मुस्लिम लीग में फूट पड़ गई। राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं का लीग पर से प्रभाव समाप्त हो गया और नियंत्रण ब्रिटिश हमायती जमींदारों और पूंजीपतियों का हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना लीग के सबसे प्रमुख नेता के रूप में उभर कर सामने आए। नेहरू रिपोर्ट पर मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों ने नामंजूर कर दिया। उन्हें विश्वास हो गया कि मुसलमान कांग्रेस से न्याय की आशा नहीं रख सकते। मार्च 1929 को मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत की। नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करने के बाद मुस्लिम लीग ने कांग्रेस विरोधी और ब्रिटिश सरकार के समर्थन का रुख अपना लिया। वह अंग्रेजों से सहूलियत पाने की आशा रखती थी, अतः वह कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं हुई, परंतु गोलमेज सम्मेलनों में उसने भाग लेने का निश्चय किया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन भारत की संवैधानिक समस्याओं के हल के लिए लंदन में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लीग ने विचित्र रुख अपनाया। मुसलमानों में दो विचारधाराएं प्रभावशाली थी। बंगाल और पंजाब के नेता जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधि की मांग कर रहे थे, परंतु अन्य क्षेत्रों में अधिक प्रतिनिधि की मांग की जा रही थी। इसके साथ ही पृथक निर्वाचन व संयुक्त निर्वाचन की मांग भी की जा रही थी। परिणाम स्वरूप इस प्रश्न का कोई समझौता नहीं हो सका। सम्मेलन में सिर्फ यह प्रस्ताव रखा गया कि सरकार का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना है और सांप्रदायिकता प्रश्नों का बंटवारा विभिन्न संप्रदायों पर ही छोड़ दिया। इस प्रकार प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया। सितंबर 1931 में हुआ दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी सफल नहीं हो सका। महात्मा गांधी राष्ट्रीय एकता कायम करने का प्रयास किया, परंतु सांप्रदायिकतावादियों के सामने उनकी एक नहीं चली। ब्रिटिश सरकार और सांप्रदायिक तत्वों ने गांधी के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा खोल लिया। परिणाम स्वरूप निराश व दुखी होकर गांधी लौट आए और सम्मेलन विफल हो गया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के पश्चात ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने सांप्रदायिकता की गति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने 14 अगस्त 1932 को अपने प्रसिद्ध सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की। इस व्यवस्था के अनुसार अल्पसंख्यकों तथा विशेष हित वाले संप्रदायों में मुसलमानों के अतिरिक्त सिखों, दलितों, पिछड़ी जातियों और भारतीय ईसाइयों को शामिल कर लिया गया। उनके लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। अछूतों को स्वर्ण हिंदुओं से अलग निर्वाचन व प्रतिनिधि दे दिया गया। इस निर्णय ने मुस्लिम सांप्रदायिकता को अधिक बढ़ावा दिया। अब मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए ज़्यादा सुविधा मांगने लगी। शीघ्र ही पाकिस्तान की मांग
होने लगी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति पर मार्च 1933 में सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया, जिसके आधार पर 1935 के भारत सरकार अधिनियम का गठन हुआ। इस अधिनियम को न तो लीग ने और न ही कांग्रेस ने माना, दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। परंतु 1937 में हुए प्रतिनिधि प्रांतीय चुनावों में दोनों ने हिस्सा लिया। इसमें कांग्रेस को अधिक सफलता मिली। 6 बहुमत प्राप्त प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत, आसाम और सिंध में भी कांग्रेस ने अन्य दलों के साथ सहयोग करके अपनी सरकार बनाई। इससे जिन्ना निराश हो गए। सिर्फ बंगाल और पंजाब में क्रमशः प्रजा पार्टी और यूनियनिस्ट दल के सहयोग से मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई। इस प्रकार 1935 के अधिनियम के तहत हुए प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस को अधिक सफलता प्राप्त हुई। सितंबर 1939 में द्वितीय महायुद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में बिना भारतीय प्रतिनिधियों की राय जाने वायसरॉय ने भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। कांग्रेस ने इस कार्रवाई का विरोध किया और नवंबर 1939 तक सभी कांग्रेसी सरकारों ने इस्तीफे दे दिए। मुस्लिम लीग ब्रिटिश सरकार के प्रति हमदर्दी रखती थी। 8 सितंबर 1939 को लीग की कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पेश कर नाजी आक्रमण की आलोचना की और मित्र राष्ट्रों के प्रति सहानुभूति प्रकट की। कांग्रेस सरकार से इस्तीफा दिए जाने से मुस्लिम लीग और जिन्ना को अत्यंत प्रसन्न हुए और मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस शासन के अत्याचारों से मुक्ति पाने के उपलक्ष्य में मुक्ति दिवस बनाया। मुसलमान में पृथकतावादी तत्व बहुत पहले से ही सक्रिय हो गए और मुसलमान के अलग देश की मांग कर रहे थे। इन मांग रखने वालों में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे भारतीय मुसलमान, जिनके अगुवा चौधरी रहमत अली थे, उनकी अध्यक्षता में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट लंदन में चलाया गया। कैम्ब्रिज के विद्यार्थियों के अतिरिक्त सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के प्रसिद्ध शायर इकबाल ने भी पृथकतावाद और मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में सहायता पहुंचाई। 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे हम पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। यद्यपि इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं दिया गया था। इस प्रस्ताव को तैयार करने में सिकंदर हयात खां, फैज उल हक और खलीक उल जमा का महत्वपूर्ण योगदान था। इस प्रकार अब मुस्लिम लीग की पृथकतावादी नीति अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो चली थी। मुस्लिम लीग की इस सांप्रदायिक नीति के कारण 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए सीधी कार्रवाई करने का निश्चय किया और बाद में जब कांग्रेस सरकार बनाने के लिए तैयार हुई तो नेहरू ने जिन्ना को भी सरकार में शामिल होने का सुझाव दिया, परंतु वो अपनी जिद पर अड़े रहे और कहा कि लड़कर लेंगे पाकिस्तान। और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान संपूर्ण भारत में सांप्रदायिक दंगे हुए और उन दंगों के कारण यह स्पष्ट हो गया कि अब भारत का विभाजन होकर रहेगा। धन्यवाद।